So hi guys, welcome back to a new video. My name is Akash Sharma and I'm a research student at the University of Melbourne. जब आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हो ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा ऑफ कोर्स, तो उस टाइम आपका जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो होता है आपकी ट्यूशन फीस। कईयों की $10,000 होती है, कईयों की 15,000 होती है, कईयों की 20,000 होती है, कईयों की हमारी तरह $24,000 होती है हर सेमेस्टर की। $24,000 कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज़ इज़ 13,30,000 रुपीज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। हर 6 महीने बाद आपको यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, विच कैन बी अ लॉट ऑफ मनी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे यू कैन लिटरली टर्न योर ट्यूशन फीस इनटू ज़ीरो। अगर ज़ीरो नहीं हो सकती तो कम तो हो ही जाएगी, लाइक बहुत कम हो सकती है अगर आप इन तरीकों के ऊपर फोकस करो रादर दैन वर्किंग पार्ट टाइम एंड देन पेइंग दैट एंटायर टन ऑफ मनी टू यूनिवर्सिटी। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स इज बेसिकली यहाँ पे जो अगर आपकी फील्ड में नहीं है तो वो यू आर जस्ट ट्रेडिंग योर टाइम देयर। सो इन 3 तरीकों से आप अपनी फीस जितना हो सके उतनी कम कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो लास्ट तरीका है वो मेरा फेवरेट खुद का तरीका है और वो मैं खुद भी करता हूँ। सो गाइज, जो आपका पहला तरीका है जिससे आपकी ट्यूशन फीस जितनी कम हो सकती है, मतलब पूरी तो नहीं कम हो सकती बट कुछ परसेंटेज जो आपकी कम हो सकती है, वो होती है स्कॉलरशिप्स। नाउ मैं खुद भी, मेरे को भी स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं एंड विच आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑन यूट्यूब। मैं एक सर्टेन लेवल पे जाके वो डिस्क्लोज करूंगा, नॉट राइट नाउ, बट मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ। आपकी स्कॉलरशिप्स एक रिसर्च स्टूडेंट की स्कॉलरशिप से अलग होंगी। आप अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो या बैचलर्स के लिए आ रहे हो, पीएचडी के लिए आ रहे हो, तो वो तो एब्सोल्युटली वो फ्री है। तो बैचलर्स के लिए आ रहे हो, उनमें आपको कम स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, पर मास्टर्स की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। यूजुअली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप्स होती है वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड होती है, एटलीस्ट इन द टॉप ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज इफ यू अप्लाई, तो आपको वो स्कॉलरशिप्स खुद से बना के देते हैं। लाइक अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, इफ यू आर एलिजिबल फॉर एक्स स्कॉलरशिप, दे विल गिव यू एक्स स्कॉलरशिप विदाउट इवन यू अप्लाइंग फॉर इट। सो मेक श्योर आप जब इंडिया में हो, आप अपने एजेंट को पहले बोल दो कि मेरी जो स्कॉलरशिप है, मैं इन सर्टन स्कॉलरशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, मेरी एसओपी और मेरा जो रेज्यूमे है इस स्कॉलरशिप्स के अराउंड कैसा मैं बिल्ड करूँ, उनसे आप पूछ सकते हो। अगर आप उनसे नहीं पूछना चाहते तो मेरा एक बहुत ही एक अच्छा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसके ऊपर जा सकते हो एंड आप जो भी आपका सीनियर आपको वहाँ पे मिलता है, होपफुली आपको वहाँ पे सीनियर मिल जाए। अभी हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है टेलीग्राम ग्रुप भी, आई होप वो बड़ी हो जाए ओवर टाइम, एंड उसके ऊपर अगर आपको किसी स्कॉलरशिप्स वगैरह डिस्कस करना है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। नाउ स्कॉलरशिप्स बहुत टाइप की होती हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो लेट्स से आपको एक इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, लेट्स से आपको एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, तो मैं आपको क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंडियन गवर्नमेंट जो आपको स्कॉलरशिप दे रही है वो लो, एज कम्पेयर टू आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। अब इसके एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बेसिक मैथ समझाता हूँ कि कोई भी आपको स्कॉलरशिप क्यों देगा। अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है या अगर आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है, स्किल है जो आपने पीछे दिखाया, आपके पास्ट में दिखाया, जैसे आपने कोई स्कोर किया हुआ है, सो आपको कोई भी स्कॉलरशिप देता है ना, उसका बेसिक मतलब ये होता है कि उसको आपसे कुछ फायदा चाहिए। नाउ जैसे इंडिया में महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप एक नाम की स्कॉलरशिप रन करती है जिसका नाम है राजश्री साहू स्कॉलरशिप। उसमें क्या होता है कि अब्रॉड आने वाले जो बच्चे हैं एससी कम्युनिटी से, उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, बट उसमें कैच ये होता है कि आफ्टर योर डिग्री यू हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड सर्व। आपको उसके बाद आप अब्रॉड नहीं रह सकते, क्योंकि उसके बाद आई थिंक आपको फाइन भर के इंडिया में ही वापस आना पड़ता है जॉब करने के लिए। सो ये एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है जो आपको पहले सोचना चाहिए लेने से, क्योंकि इसमें आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो है, बट यू हैव टू कम बैक टू इंडिया। इफ यू आर प्लानिंग टू गो बैक टू इंडिया इवन आफ्टर वर्किंग हेयर ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा पे, तब भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कंसिडर करने के लिए, बट दैट्स नॉट आई वुड रिकमेंड। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपीरियंस लिया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वर्किंग का भी एक्सपीरियंस लो, क्योंकि वर्क एथिक्स plus your skills that you will learn in your college will make you a perfect package for a job that you will be looking in your back home in your country. So I hope that makes things clear for you. So anytime you look for a scholarship, anytime you apply for a scholarship, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की खुद की स्कॉलरशिप भी होती है, आपकी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप होती है, आपको इंडियन गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप दे सकता है। तो 3 आपकी मेजर जगह है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अलावा प्राइवेट फर्म्स होती हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। जैसे अगर आप एनवायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो बिल गेट्स भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी रन करता है जो स्पेसिफिकली एनवायरमेंट के स्टूडेंट्स के लिए होती है। सो मेक श्योर आप वो भी एक बार अप्लाई कर लो बिफोर कमिंग टू एनी अब्रॉड कंट्री या एनी गोइंग टू इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके या न्यूजीलैंड, इवन न्यूजीलैंड। सो ये थोड़ी चीज़ें थी जो स्कॉलरशिप में है। और प्लीज़ जब आप कहीं से स्कॉलरशिप लेते हो ना, तो उससे पहले उनकी इंटेंशन देख लिया करो। अगर जैसे आप इंडियन गवर्नमेंट से ले रहे हो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से ले रहे हो, या आप न्यूजीलैंड से ले रहे हो, या आप किसी भी अपनी फेवरेट कंट्री जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ से ले रहे हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द स्कॉलरशिप्स गाइस। एंड अगर आपको स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप चाहिए ना कि कैसे कैसे कहाँ अप्लाई करते हैं, तो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग यू कि आप कौन सी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। सो इससे आपकी ट्यूशन फीस का लोड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप मिली है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टेम डिग्री में आ रहे हो तो आपको वुमेन इन साइंस नाम की स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो आपकी 100% फी वेवर कर देती है।
सो गाइस, अगली चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आपकी यूनिवर्सिटी फीस बहुत ज़्यादा कम कर सकती है व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया और इवन टू एनी अदर कंट्री, वो होती है अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए। सो यूनिवर्सिटी में जॉब, ट्यूटरशिप एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ट्यूटरशिप यू कम अंडर टीचिंग डिपार्टमेंट, बट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैनेजमेंट रोल्स भी होते हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में हो या मेरी यूनिवर्सिटी में हो, तो अगर आप स्टॉप 1 में जाओगे, जहाँ पे आपका सारे डाउट्स वगैरह क्लियर होता है, जहाँ पे सब कुछ होता है, वहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के अलग बच्चे होते हैं। सो दे स्पेसिफिकली हायर देम एंड उनको $45-50 मिलता है। एंड इफ यू परफॉर्म वेरी गुड, तो वो आपको वर्क वीजा पे भी जॉब दे देंगे, अ प्रोफेशनल जॉब ना। वो आपकी फीस बहुत ज्यादा रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें आप जब आप अप्लाई करते हो ना, तो उसमें आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं इस बात के लिए कि आप यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द यूनिवर्सिटी। नाउ दिस इज नॉट टेक्निकली इम्पैक्टिंग योर ट्यूशन फीस, but it has a lot to do with the amount that you will collect from the university and repay back to your university. So ये डायरेक्ट फीस तो नहीं कट हो रही है आपकी, पर आप बेसिकली यूनिवर्सिटी से ही कमा के यूनिवर्सिटी में वापस कर रहे हो। मैं इसमें वो सारी कॉर्पोरेट जॉब्स, जो सारे सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपको एक यूनिवर्सिटी जॉब दे सकती है। ना यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सस्ता हो जाता है एक स्टूडेंट को हायर करना और उसकी ट्यूशन फीस वेवर करना, rather than hiring someone else. Now think from the perspective of a university. उनके लिए क्या बेस्ट होगा अगर उनके वहाँ पे कोई एक मास्टर्स ऑफ आईटी बच्चा कर रहा है जिसके पास बैचलर्स के बाद एक जॉब का एक्सपीरियंस है, वो उसको हायर कर लेंगे अपने लिए, अपना काम करवाने के लिए, एंड उसकी वो ट्यूशन फीस वेवर कर सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में खुद से ऐसे बच्चे को किसी को नहीं जानता जो उस यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा हो और उसकी फीस वेव हो। कुछ बच्चे हैं, कुछ का एग्जाम्पल मैंने आज से बहुत टाइम पहले जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने उन बच्चों से काम करवाया एंड देयर फीस गॉट वेव्ड ऑफ, एंड उनको प्रोफेसर्स ने भी बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे एंड प्रोफेसर्स ने भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिए थे। सो आप ये टारगेट कर सकते हो व्हेन यू कम हियर, एंड मेक श्योर जब आप यहाँ पे आओ ना, तो आप यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब अप्लाई करो। अगर आपका एक कॉलेज है ऑन द अदर हैंड यूनिवर्सिटी की जगह, तो उसकी मैं खुद से कुछ गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि कॉलेजेस में इतना स्टाफ भी नहीं की जरूरत होती और इतने बच्चे भी नहीं होते। वेराज अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में देखोगे तो उसमें इतने बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए भी उतना स्टाफ चाहिए होता है। सो ये एक आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप एक टॉप ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। अगर आप यूएस जा रहे हो तो यूएस में तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपकी फीस वेव ऑफ कर सकती है। So guys, जो आपकी तीसरी चीज जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है आपकी ट्यूशन फीस पे ऑफ करने के लिए, वो है एक ट्यूटरशिप। नाउ ट्यूटरशिप क्या होता है? जो यहाँ के प्रोफेसर्स है, जैसे मान लो कोई XYZ प्रोफेसर है, वो खुद से बैठ के पेपर नहीं चेक करता, ना ही वो खुद से बैठ के आपके ट्यूटोरियल्स लेता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आपके लेक्चर्स होते हैं और आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं। ना ट्यूटोरियल्स का कंसेप्ट इंडिया में भी किसी यूनिवर्सिटीज में था। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में मैं ऑन कैंपस था, तो मेरा ट्यूटोरियल्स का कंसेप्ट वहाँ पे था। हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स होते थे, एंड मैं स्टेम में हूँ तो एटलीस्ट हमारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। आई डोंट नो अबाउट बिजनेस या कॉमर्स के जो फील्ड्स हैं उनमें स्पेसिफिकली क्या सीन है ट्यूटोरियल्स का, पर साइंस में और इंजीनियरिंग में तो ट्यूटोरियल्स होते ही होते हैं। सो गाइज, उन ट्यूटोरियल्स को भी लेने के लिए उन्होंने एक ट्यूटर्स हायर किए होते हैं। तो ट्यूटर्स क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट वहाँ पे किए हैं। ट्यूटरशिप आई वुड रिकमेंड कि आप 2nd या 3rd सेमेस्टर में लो, या अगर आप PhD के लिए आ रहे हो ना यहाँ पे मास्टर्स के बाद, जैसे मेरा प्लान मास्टर्स के बाद PhD करने का, तो मैं ट्यूटरशिप ले सकता हूँ। एंड ट्यूटरशिप में आपकी पे भी बहुत अच्छी होती है। इट इज अबव $60-70। नाउ $70-80 अगर आपको 1 घंटे का मिल रहा है एंड यू पुट लाइक 6-7 आवर्स अ डे, तो आप उसको खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो कि आप कितना अर्न कर सकते हो उससे। ना ट्यूटरशिप इज अ फुल टाइम जॉब, उसमें आपका बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाने पड़ते हैं, आपको ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ते हैं, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन डू इफ यू आर वेरी गुड एट योर स्किल्स। नाउ अगर आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो ना, तो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आप ट्यूटरशिप के लिए जाओ, क्योंकि तभी अगर आपके पास वो स्किल्स है जो आप खुद से, आपके पास इतनी है स्किल्स कि आप किसी और को सिखा सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप ट्यूटरशिप लो। नाउ अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो ना इंडिया से, तब भी आप बैचलर्स की कुछ सब्जेक्ट्स की ट्यूटरशिप ले सकते हो, बट उसके लिए आपको कन्विंस करना पड़ेगा किसको? अपने प्रोफेसर को। नाउ मैंने जहां तक मैं जानता हूँ, चाइनीज स्टूडेंट्स बहुत होते हैं जो ट्यूटरशिप लेते हैं एज कम्पेयर टू अस इंडियंस। मैंने इंडियन स्टूडेंट बहुत कम देखे हैं। हाँ, PhD के लेवल पे देखे हैं, मास्टर्स के लेवल पे आई हैवंट सीन मच स्टूडेंट्स, पर मैं देखूंगा ही किसी को। मेरी पूरी बिल्डिंग में अकेला मैं ही इंडियन हूँ। ट्यूटरशिप इज समथिंग जो आप वर्क वीजा के टाइम पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास एक फुल टाइम परमानेंट जॉब भी है ना, तो उन्होंने क्या किया होता है कि एक साइड इनकम के लिए वो ट्यूटरशिप भी करते हैं। मेरे कुछ खुद के भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके ट्यूटर्स ऐसे हैं जो एक कंपनी में जॉब करते हैं और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में वीकेंड्स पे आके ट्यूटरशिप लेते हैं ना। कुछ ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली पेपर चेकिंग के लिए, टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है आपकी फीस पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि प्रोफेसर्स के हाथ में भी होता है आपको स्कॉलरशिप्स देना, एंड प्रोफेसर खुद से भी आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं अगर यू हैव द राइट अप्रोच। अगर वो किसी जगह के डीन है या किसी किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के हेड हैं, तो वो आपको वो स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब यहाँ पे अगर स्टूडेंट वीजा पे हो ना,
तो आप पढ़ो सिर्फ। सो गाइस दैट इज समथिंग जो मैं बोलूंगा आपको कि जब आप पढ़ने के लिए आए यहाँ पे, जब आप स्टूडेंट वीजा पे हो, तो आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर जो क्राइटेरिया है कि स्टडी, तो स्टडी के ऊपर ही फोकस करो। जब आप वर्क वीजा के ऊपर होंगे ना, तो आपको वो जो आपने स्टूडेंट में पढ़ाई की है वही आपकी वर्क में हेल्पफुल होगी। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्टूडेंट वीजा में पढ़ाई नहीं करी, फिर वो वर्क वीजा पे गए एंड फिर उन्होंने मास्टर्स करी स्टूडेंट वीजा पे आके, पीआर सिटीजन तो वो हो गए हैं, नॉट गेटिंग अ जॉब इवन आफ्टर वो पीआर या सिटीजन भी हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है मार्केट में ऑफर करने के लिए। क्योंकि जो आपको स्किल्स नहीं आते ना, कोई और बंदा भी है जो यहाँ पे वो स्किल्स ऑफर करेगा। मतलब आप इंडिया को छोड़ के बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया तो आ गए, डेवलप्ड कंट्री में तो आ गए, सो मेक श्योर आपके माइंड में ये है कि यू नो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को स्किल्स लेनी है, मेरे को सीखना है, मेरे को जितना हो सके नए कल्चर के साथ अडेप्ट करना है। एंड आई वॉन्ट कि अगर इवन इफ आई गो बैक टू माई कंट्री, तो मेरे पास वो स्किल्स हों जो मैं अपनी कंट्री को भी प्रोवाइड कर सकूँ। गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन करना तो कर लो, वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।